नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज सेट नंबर 3 का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। देखें का यार दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 24 है का 2 नंबर का HCF 24 है का उनका LCM निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। तो यार आपको पता होगा कि HCF जो है LCM को हमेशा विभाजित करता है। HCF जैसे देखें यार 5, 10, 15 इन तीनों का LCM क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर 5, 10, 15 का LCM 3 और इन तीनों का HCF क्या होगा। तो इन तीनों का HCF होगा 5। HCF जो है LCM को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा ना यार, 5 6 30 6 बार में 30 को डिवाइड करेगा। तो HCF जो है LCM को विभाजित करता है। एक और एग्जांपल देख लें यार, 4, 6 या फिर 4, 8 और 12 इन तीनों का LCM क्या होगा। तो इन तीनों का LCM होगा 24 और इनका HCF क्या होगा तो 4। तो यार यहाँ HCF जो है ये 4 LCM 24 को तो काटेगा ही। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि HCF जो होता है वो LCM को हमेशा विभाजित करेगा। तो कहा 2 नंबर का HCF जो है ये 24 है, 2 नंबर का HCF 24 है। तो कहा निम्नलिखित में से कौन उसका LCM हो सकता है। तो जिस ऑप्शन को 24 या जिस नंबर को 24 काटेगा वो LCM होगा, जिसको नहीं काटेगा वो LCM नहीं होगा। तो यार 118 को 24 से भाग दीजिएगा, कटेगा नहीं। 144 24 छक 44 से ये तो कटेगा, यानी 144 जो है LCM हो सकता है। 128 को नहीं काटेगा, 136 भी 24 से नहीं कटेगा, 144 24 से कटेगा, यानी कि दोनों नंबर का LCM 144 हो सकता है। ओके, चलिए देखिए का एक क्लास में 10 विद्यार्थी की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। यार 10 विद्यार्थी का औसत ऊंचाई 105 है, तो 10 विद्यार्थी का टोटल ऊंचाई कितना, 10 गुना 105। कहा कि 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के 20 और विद्यार्थी क्लास में शामिल हो जाएं। तो यार एक विद्यार्थी कहा कि औसत ऊंचाई यानी पर बॉडी होता है का 20 विद्यार्थी और क्लास में शामिल हो गए जिनका एवरेज हाइट 120 है। तो 20 विद्यार्थी का औसत ऊंचाई 120, तो 20 विद्यार्थी का ये टोटल ऊंचाई हो गया। अब क्लास में टोटल कितने बच्चे हो गए। तो पहले 10 विद्यार्थी था, 20 विद्यार्थी और शामिल हो गए, तो ये टोटल 30 विद्यार्थी का कुल ऊंचाई हो गया। तो कहा कि क्लास की नई औसत ऊंचाई, अब क्लास में टोटल 30 विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी का टोटल ऊंचाई इतना, तो औसत ऊंचाई कितना, नंबर ऑफ कैंडिडेट से भागा कीजिएगा तो ये आ जाएगा एवरेज। अब कैलकुलेशन है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा या फिर देख लें यार। ये है 1050, 12 दूना 24, 2400, 2400 प्लस 1050 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3450 बट्टा 30। 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि 115 सेंटीमीटर। देखिए का साइन ए प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 5/4। तो यार का tan स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा tan स्क्वायर ए माइनस 1 का वैल्यू निकालना है। तो एक तो जो जनरल तरीका है, बेसिक तरीका है, वो आप कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 से दोनों में करिएगा तो 4 साइन ए प्लस 4 कॉस ए बराबर, ये दाएं साइड जाएगा तो 5 से दोनों में करिएगा मेरे भाई तो 5 साइन ए माइनस 5 कॉस ए। अब यार 4 साइन ए इधर जाके 5 में से घटेगा साइन ए, और 5 साइन ए इधर आके 4 कॉस ए में जुटेगा 9 कॉस ए। अब यार देखें साइन ए बट्टा कॉस ए को बाएं साइड लाइएगा तो बट्टा में बराबर 9, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आप लोगों को पता है होता है tan थीटा, यानी tan ए बराबर 9। tan ए 9 है तो सवाल बोला tan स्क्वायर ए प्लस 1, तो 9 का स्क्वायर प्लस ए कितना, 9 का स्क्वायर 81 या 1 82 बट्टा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80,
2 से काटिएगा तो कितना 41/40, ऑप्शन नंबर ए। एक तो तरीका ये है, और जैसे अगर आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो पता है, सी एन डी पता है, तो यहाँ पे सी एन डी लगाइएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा यार। जैसे सी एन डी अगर लगाएंगे, बाएं साइड गौर से देखिए, अगर सी एन डी लगाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर, अगर बाएं साइड सी एन डी किए तो दाएं साइड भी सी एन डी करना पड़ेगा। तो एक बार जोड़कर ऊपर 4 + 5 9 बट्टा एक बार घटाकर नीचे 5 में से 4 गया 1, साइन बट्टा कॉस होता है tan, tan ए बराबर कितना 9, tan ए 9 है तो वैल्यू निकाल लीजिएगा। ओके ना। तो CND से करने का प्रयास करिएगा यार, CND का कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सवाल आसानी से हो जाएगा। देखिए का त्रिभुज PQR इस प्रकार है कि PR बराबर 12 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल है PQR जिसमें PR दिया है 12 सेंटीमीटर का PQR त्रिभुज XYZ के समान, समान कहने का मतलब हुआ सिमिलर है, ये दोनों XYZ एवं PQR दोनों ट्रायंगल सिमिलर है का ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है का XY बराबर 20 सेंटीमीटर, YZ बराबर 28 सेंटीमीटर। तो का PQ और QR का रेशियो, PQ ये वाला भुजा और QR ये वाला भुजा के बीच का रेशियो पूछा है। तो आप सभी को पता है सिमिलर ट्रायंगल में, समरूप त्रिभुज में संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है। जैसे इस त्रिभुज का भुजा PQ बट्टा इस त्रिभुज का भुजा क्या है XY बराबर इस त्रिभुज का भुजा QR बट्टा इस त्रिभुज का भुजा YZ। तो दो सिमिलर ट्रायंगल में संगत भुजा का रेशियो आपस में बराबर, इस त्रिभुज का भुजा PQ और इसका भुजा XY, इस त्रिभुज का भुजा QR और इस त्रिभुज का भुजा YZ का रेशियो बराबर होगा। तो यार PQ बट्टा XY कितना है 20 बराबर QR बट्टा YZ 28, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28। तो PQ बट्टा QR बराबर हो जाएगा 5 बट्टा कितना 7, यानी 5:7। समझ गए। आप लोग इतना ना करें, आपको ये चीज पता है तो ऐसे लिख के बच्चों जैसा ना करें। आप करें क्या, देखें सिंपल, यहाँ पे आपको पता है अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके संगत भुजा का रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ 4 है, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28। तो यार इन दोनों भुजाओं का रेशियो है 5:7, इन दोनों भुजाओं का रेशियो 5:7। तो इसका भी रेशियो क्या होगा 5:7। ऐसे कर लेना है तुरंत। देखिए 0.08 ये एक इक्वेशन है, 0.08 प्लस 0.4 बराबर 10 है। तो यार अगर इस इक्वेशन को इंटीजर के फॉर्म में, x का कोफिशिएंट डेसिमल के फॉर्म में है, y का भी कोफिशिएंट डेसिमल के फॉर्म में, इंटीजर बना लीजिएगा, कैलकुलेशन आसान होगा। तो यहाँ यार देखे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। अगर डेसिमल हटाना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में 100 से गुना करना पड़ेगा। अगर इस इक्वेशन में चूंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल हटाना चाहते हैं 100 से गुना, डेसिमल के बाद 1 डिजिट अगर रहता, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल हटाना चाहते हैं तो 10 से गुना, डेसिमल के बाद सपोज 3 डिजिट है, डेसिमल हटाना चाहते हैं वो 1000 से गुना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल हटाना चाहते हैं 2 0 से गुना, यानी 100 से गुना। समझ रहे ना बात। तो यहाँ देखें यार डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल हटाना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में 100 से गुना करिएगा। 100 से गुना करेंगे तो ये सब में 100 से तो 8x प्लस 4y बराबर 100 से करिएगा तो 1000 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब जरा इस इक्वेशन को गौर से देखिए, अगर इस इक्वेशन को पहले जनरलाइज करिएगा तो यहाँ 0.2x माइनस 0.2 प्लस 0.4y बराबर है 24.8। अब यार 0.2x प्लस 0.4y
बराबर 0.2 इधर आके जुटेगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यार देखें यार डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। अगर कोफिशिएंट को इंटीजर के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, डेसिमल हटाना चाहते हैं, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इस पूरे इक्वेशन को 10 से गुना करिए, 10 से करेंगे तो ये कितना बनेगा 2x प्लस 4y बराबर 25 गुना 10 कितना 250। समझ गया ना बात, ये काम यहाँ तक तो कर ही लेंगे आप लोग। अब यार देखें इन दोनों इक्वेशनों को अगर घटाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 1000 में से 250 गया 750, 6 से काटिएगा 6 1 कम 6, 6 दूना 12, 6 पचे 30, x बराबर कितना 125। पूछा है किसका मान, x का मान पूछा तो 125। ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी डेसिमल वाला वैल्यू पता है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करिएगा। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो पूरे इक्वेशन को 100 से गुना कर लिए। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 से गुना कर लिए। देखिए का एक व्यक्ति बैंक में 10% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 5 साल के लिए 30,000 रुपए जमा किया है। 10% प्रति वर्ष की ब्याज के दर से 5 साल के लिए 30,000 रुपया जमा किया। यहाँ तक क्लियर है बात। का उस व्यक्ति ने अपनी लड़की के विवाह का खर्चा निर्वाह करने हेतु 3 वर्ष बाद पूरी राशि को बैंक से आहरण करना पड़ा। कहने का मतलब कि पैसा निकालना पड़ा, उसे 5 वर्ष के बाद जो राशि मिलती उससे 7800 रुपए कम मिले हैं। जितना पैसा मिलता उससे 7800 रुपए उसको क्या मिला, कम मिला, यानी कि उसको 7800 रुपए ब्याज कम मिले यार। का इससे समय से पहले भुनाने हेतु बैंक द्वारा भुगतान किया हुआ प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर क्या है। सवाल का थीम पकड़िए। का आदमी ने 10% के दर से 5 वर्षों के लिए 30,000 रुपया जमा करके आ गया कि भैया 5 साल के बाद हम पैसा निकाल के चले जाएंगे। का उसको किसी कारण बस जो है कोई जरूरत पड़ा, लड़की के विवाह के कारण वो पूरा पैसा 3 साल में ही निकालना चाह रहा है। तो कहा कि बैंक उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। 5 साल के लिए तो क्लियर है कि 5 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 10%, लेकिन पैसा वो 3 साल में निकाल लिया। तो कहा बताइए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो यार आप बताएं 10% के दर से 5 साल में 30,000 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर 10% के दर से 5 साल का ब्याज हो गया 50%। ओके यहाँ तक। अब कहा कि ये पूरा 30,000 रुपए जो है 3 साल के बाद ही निकालने चला गया। तो बताएं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हमने माना R%। तो आप बताएं 30,000 रुपए पर R% के दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो 3R%। यार 5 साल में ब्याज मिलता इतना, पर पैसा 3 साल में निकाल लिया तो ब्याज मिला इतना, और इन दोनों ब्याज के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया है कितना 7800 रुपया। क्लियर है बा। अब कल कैलकुलेशन है 2 0 से 2 0 5 दिया 15,000 माइनस 2 0 से 2 0 3 दिया 900 बराबर 7800। माइनस का 900 उधर जाएगा, प्लस का 900, 7800 इधर आके घटेगा 7200। 900 से 7200 काटिएगा तो रेट आ गया कितना 8%। ऑप्शन नंबर ए। अगर 5 साल के लिए पैसे लगाता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देने का वादा किया कितना 10% ब्याज देंगे सर, लेकिन वो पैसा 3 साल में निकाल लिया तो उसको ब्याज दिया कितना 8%। देखिए का स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर बराबर है। बोट का जो स्पीड है शांत जल में, स्थिर पानी में किसी भी नाव या व्यक्ति का जो स्पीड होता है वो उसका वास्तविक स्पीड यानी केवल खुद का स्पीड होता है। चूंकि वाटर तो कांस्टेंट है, वाटर शांत है, तो नाव का स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। का यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर दूरी तय करता है। यार धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल क्या होगा, बोट माइनस वाटर। धारा के अपोजिट
अपोजिट दिशा में नौ का चाल घटता है, बोट माइनस वाटर। लेकिन धारा के अपोजिट दिशा में 19 किलोमीटर दूरी कितने समय में? 2 घंटा में। 19 किलोमीटर दूरी 2 घंटा में तय किया तो धारा के विपरीत दिशा में चाल हो गया कितना? 2 नमा 18, 2 पचे 10, 9.5 किलोमीटर। तो सवाल का धारा की गति क्या है? तो यार इक्वेशन बन गया, वाटर का चाल है 11, बोट का चाल है 11, वाटर का निकालना है 9.5, डब्लू उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 9.5, इधर आके घटेगा तो 1.5। वाटर का स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए कहा एक टंकी, अंकी लिख दिया यार, इसको सुधार लीजिएगा, यह है टंकी। एक टंकी को भरने में जितना समय बी लेता है उसके चौथाई समय में पाइप ए उसे भर देता है। कहा पाइप सी उस टंकी को भरने में पाइप ए द्वारा लिए गए समय से तिगुना समय लेता है। तो यहाँ तक जो ये रिलेशन है ये तीनों पाइपों द्वारा टैंक को भरने में लिए गए टाइम का रिलेशन दिया है मेरे भाई। का 3 पाइप है ए बी सी और इन तीनों पाइपों के टाइम का रिलेशन दिया कि बी जितना समय लेता है उसका चौथाई समय में ए भरता है। चौथाई कहने का मतलब होता है 1/4। का जितने टाइम में बी भरता है उसका चौथाई समय में ए भरता है। तो बी अगर 4 टाइम में भरता है तो ए चौथाई यानी कितना? 1 समय में भरता होगा। अब आगे का सी उस टंकी को भरने में ए द्वारा लिए गए समय से तिगुना समय लेता है। सी जो है ए से तिगुना यानी 3 समय लेता है। क्लियर है बा? का तीनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है तो टंकी को भरने में 33 घंटा लगता है। तो देखें यार पहले तीनों पाइप का एफिशिएंसी पता कर लेते हैं। टाइम पता है, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? तो आपको पता है सर, देखिए टाइम और एफिशिएंसी जो है ना ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। टाइम का इनवर्स एफिशिएंसी और एफिशिएंसी का इनवर्स टाइम। तो टाइम का रेशियो पता है, एफिशिएंसी का लिखना चाहते हैं तो इसका इनवर्स करेंगे तो जिसको लिखेंगे उसको से मतलब नहीं, बाकी को गुना करके उसके नीचे। ए का एफिशिएंसी लिखना चाहते हैं तो ए को इग्नोर करिए, 4 तिया 12। बी का एफिशिएंसी तो बी को इग्नोर करिए, 3 एकम 3। सी का एफिशिएंसी कितना? तो 4 एकम 4। तीनों का एफिशिएंसी पता कर गए। का टंकी को भरने में तीनों मिलकर अगर टैंक भरता है 33 घंटा में टैंक भर जाएगा। यार ए 1 घंटा में 12 यूनिट भरेगा पानी, बी 1 घंटा में 3 यूनिट भरेगा, सी 1 घंटा में 4 यूनिट, तीनों मिलकर 1 घंटा में 12 3 15 4 19, तीनों मिलकर 1 घंटा में इतना, तो 33 घंटा में कितना? 33 से गुना किए तो ये टोटल कैपेसिटी आ गया टैंक का कि टैंक कितने लीटर का है। अब सवाल का सी को चालू ना किया जाए तो टंकी को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा? यार 3 नल है। का सी को ओपन ना किया जाए, सी को ओपन ना करे कहने का मतलब कि ए और बी ही टैंक को भरे। सी को ओपन ना करे मतलब केवल ए और बी अगर टैंक को भरे तो कितना समय लगेगा? ए 1 घंटा में 12 यूनिट, बी 1 घंटा में 3 यूनिट, दोनों मिलकर 1 घंटा में क्या यूनिट? 15। तो दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड, 5 तिया 15 या 3 पचे 15, 3 से 11, 11 नमा 99, 11 और 9 20/5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, पनी 8 40, 41.8 ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और सेकेंड है व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। सवाल का यार कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर x प्लस 2 है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर, इन दोनों व्यंजक का कॉमन फैक्टर x प्लस 2 कहने का मतलब हुआ HCF है। इन दोनों व्यंजक का HCF x प्लस 2 है। तो यार अगर इन दोनों का, जैसे आप बताना, मान लीजिए कि 15 और 20 ये 2 नंबर हैं, हम बोले इन दोनों नंबर का HCF है कितना? HCF है 5। HCF 5 कहने का मतलब
5 से ये 15 भी पूरा पूरा कटेगा और 20 भी पूरा पूरा कटेगा। पूरा पूरा कटेगा कहने का मतलब है कि 5 से 15 को भाग दीजिएगा, शेष बचेगा 0। अगर 5 से 20 को भाग दीजिएगा, शेष बचेगा क्या? 0। अगर 15 और 20 का HCF 5 है, इन दोनों नंबर का HCF 5 है कहने का मतलब 5 से ये दोनों नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होगा, यानी 5 से 15 को भाग दीजिएगा, पूरा पूरा कटेगा, शेष बचेगा 0। 5 से 20 को भाग दीजिएगा, पूरा पूरा कटेगा, शेष बचेगा 0। समझ गए इस बात को? तो यहाँ भी वही चीज है का ये दोनों व्यंजक का HCF x प्लस 2 है कहने का मतलब x प्लस 2 से अगर इस व्यंजक को भाग करेंगे, पूरा पूरा कटेगा, शेष बचेगा 0। x प्लस 2 से इस व्यंजक को भाग करेंगे, पूरा पूरा कटेगा, शेष बचेगा 0। तो x प्लस 2 से भाग करना है तो जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 लेकर x का वैल्यू पता कर लीजिए। तो x का मान है -2, तो x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए, मीन्स x से भाग दीजिए। तो इसमें x का वैल्यू पुट करिएगा तो x का वैल्यू है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस a गुना -2 अब प्लस b। तो शेष 1 से भाग दिए तो शेष पूरा पूरा कटेगा, मीन्स शेष क्या बचेगा? 0। यहाँ x का वैल्यू पुट करिए तो -2 का स्क्वायर प्लस b गुना -2 प्लस a। x से भाग दिए, शेष क्या बचेगा? 0। अब यार -2 का स्क्वायर 4 प्लस इंटू माइनस -2a प्लस b बराबर 0। -2 का स्क्वायर 4 -2b प्लस a बराबर 0। अब यार देखें, इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0, दोनों के लेफ्ट राइट साइड बराबर है, दोनों का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा, यानी कि 4 - 2a प्लस b बराबर होगा 4 - 2b प्लस a। यार 4 से 4 कैंसिल, 2a उधर जाके जुटेगा 3a, -2b इधर आके जुटेगा 3b, 3 से 3 कैंसिल, a बट्टा b बराबर क्या हो गया? 1। आपसे वही पूछा कि a बट्टा b क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात? चलिए आगे देखिए, का 25 वर्ग सेंटीमीटर का एक स्याही का धब्बा है, एक स्याही का धब्बा है जिसका एरिया दिया है 25 वर्ग सेंटीमीटर का एक धब्बा है, का यह 4% प्रति सेकंड के दर से बढ़ता है, यानी हर सेकंड यह 4% धब्बा बढ़ जाता है, हर सेकंड 4% इसमें वृद्धि होता है। तो कहा 2 सेकंड के बाद वह बढ़कर हो जाएगा कितना? यार अभी प्रेजेंट में है इसका एरिया 25 वर्ग सेंटीमीटर का, हर सेकंड 4% बढ़ता है, हर सेकंड 4% बढ़ता है, तो पहला सेकंड 4% बढ़कर हो जाएगा कितना? 104/100। सेकंड आवर भी 4% बढ़ा, यानी कि बढ़कर हो जाएगा कितना? 104/100। अब कैलकुलेशन है यार, 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, 2 या 4 से काट लीजिए यार डायरेक्ट। 4 दूना 8, 4 × 24, 4 से 25, 4 दूना 8, 4 × 24, 4 से 25, 25 से 25 कैंसिल, 26 का स्क्वायर 676/25। क्लियर है बात? अब देखें यार, अब डिवाइड कर लीजिएगा, आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, कहा एक कियोस्क में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पेय मिलते हैं। कहने का कियोस्क कहने का मतलब हुआ कि कोई दुकान है जहां की शेक मिलता है और अन्य स्वास्थ्य पेय यानी जूस और अन्य जो है स्वास्थ्य पेय वगैरह वहां पे मिलता है, यानी ड्रिंक वगैरह कुछ मिलता है। कहा कियोस्क की 85% बिक्री जो है शेक की बिक्री से आती है, यानी कहने का मतलब हुआ, समझिएगा गौर से, केवल लैंग्वेज समझना, सवाल काफी आसान है। कहा यार कोई दुकान है जहां डिफरेंट टाइप का जो है जूस वगैरह मिलता है, कहा कुछ शेक मिलता है और कुछ जो है अन्य स्वास्थ्य पेय भी वहां उपलब्ध है। कहा दुकान की 85% बिक्री जो है शेक की बिक्री से आती है। तो यार देखिए, दुकानदार जो है शेक बेचकर कितना % कमाता है? 85% कमाता है, और शेष कहा अन्य स्वास्थ्य पेय बेचकर कमाता है। तो बताइए अन्य स्वास्थ्य पे बेचकर कितना कमाता होगा? अगर शेक बेचकर 85% इनकम किया है, टोटल बिक्री का 85% जो है शेक से प्राप्त किया है, तो स्वास्थ्य पे कितने
15% होगा, स्वास्थ्य पेय का बिक्री हुआ होगा 15%। क्लियर है बात। अब आगे कहा प्रत्येक तिमाही में, प्रत्येक तिमाही यानी हर 3 महीने में स्टोर का औसत बिक्री है 1,50,000 रुपया। हर 3 महीने में अगर औसत बिक्री है 1.5 लाख रुपया, 3 महीने का औसत बिक्री 1.5 लाख रुपया है, तो 1 महीने का बिक्री कितना होगा, 3 से डिवाइड करिएगा 50,000 रुपया। यानी दुकानदार 1 महीना में 50,000 रुपए का बिक्री करता है। सवाल कहा शेक को छोड़कर स्वास्थ्य पेय से आने वाली औसत मासिक बिक्री कितना। शेक को छोड़कर कहा स्वास्थ्य पेय बेचकर कितने रुपए कमाता है, तो हर महीने 50,000 रुपए का सामान बेचता है, उसमें 15% जो बिक्री है वो स्वास्थ्य पेय का है, तो 50,000 का 15% यानी 15×5 75,000 रुपया जो है स्वास्थ्य पेय को बेचकर कमाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे का निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा। यार ये 4 ऑप्शन दिया का, इन चारों में सबसे छोटा कौन है, तो देखें यार यहाँ 10 के पावर 2 कंप्लीट टू दी पावर 0, तो पावर पावर मल्टीप्लाई, तो 2 गुना 0 0, तो 10 के पावर 0 कितना होगा 1, इसका वैल्यू 1 है। -4 -3 कितना, माइनस का 12। यार 8 गुना -2 माइनस का 16। अब सुनिए 1/√3 का वैल्यू होता है 1.732 पर रहने दीजिए, इतना है 1.73 गुना या 732 कर लीजिए गुना 10 का क्यूब कितना 1000, तो 1/1000 से गुना करिएगा, डेसिमल हट जाएगा 1732 हो जाएगा। क्लियर है बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए जरा गौर से आप, यहाँ इसका वैल्यू कितना है 1 है, ये है माइनस का 12, ये है माइनस का 16, यहाँ 1/समथिंग है यार, 1 में अगर इससे भाग दीजिएगा तो 0.00 इस तरह से कुछ भी रिजल्ट आ रहा होगा, समझ पा रहे हैं ना बात। लेकिन ये तो क्लियर है कि इसका वैल्यू निगेटिव नहीं आ रहा होगा, चूंकि 1 में अगर इससे भाग दीजिएगा जो भी रिजल्ट आएगा वो 1 से तो छोटा आएगा ही, लेकिन ये निगेटिव वैल्यू नहीं आ रहा होगा। सवाल का सबसे छोटा कौन है, तो आप लाइन जानते हैं, लाइन यहाँ 0 है, दाएं साइड जाइएगा प्लस का आते जाएगा, बाएं साइड आइएगा निगेटिव वैल्यू आते जाएगा। तो यार -1 अगर आपसे हम बोले -1 छोटा है या -0, तो आप बोलेंगे सर -1 छोटा है। अब बोले -2 छोटा है कि -1 छोटा है, तो जैसे जैसे बाएं साइड बढ़िएगा वैल्यू छोटा होते जाएगा, यानी माइनस के केस में जो वैल्यू बड़ा होता है वो छोटा। तो यहाँ ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये दोनों निगेटिव वैल्यू है, तो आप जरा सोचकर बताइए -12 छोटा है या -16 छोटा है, तो आप बोलेंगे सर -16 छोटा है। ऑप्शन नंबर सी। चल यार यहाँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा ना यार, यहाँ सॉरी यार यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा, तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बस ऑप्शन सी निगेटिव है, तो -16 छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी। सॉरी यार यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। देखिए कहा एक डिब्बे में 56 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्का के रूप में, टोटल कितने कॉइन्स हैं, टोटल 56 सिक्का है। आगे कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुना है। 50 पैसे के सिक्कों का जो संख्या है, ये संख्या का ही रिलेशन दिया है मेरे भाई, कि 50 पैसे के सिक्कों का संख्या 25 पैसे के सिक्कों के संख्या से 2 गुना है, तथा 1 रुपए के सिक्कों के संख्या से 4 गुना है। 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 25 पैसे वाला से 2 गुना, 1 रुपए वाला से 4 गुना। तो यहाँ पे बताएं यार क्या वैल्यू ले लें जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करा देगा। 1 रुपए वाला से 4 गुना है, तो 1 रुपए वालों का संख्या 1 है, तो 50 पैसे वाले का 4।
का 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 25 पैसा से 2 गुना है, तो ये 4 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा? तो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। 1 रुपए वाला से 4 गुना है, 25 पैसे वाला से 2 गुना है। संख्या पता चल गया। और सवाल में भी संख्या दिया है यार, जल्दीबाजी में गलती मत कर जाइएगा। रेशियो भी दिया है संख्या का, और यहाँ भी सिक्कों का संख्या ही दिया है। तो 1 रुपए के सिक्कों का संख्या, एक तो 50 पैसे वाले 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो तीनों को मिलाकर टोटल कितने सिक्के हैं? 7 यूनिट पर दिया है कितना? 56 सिक्का। तो एक का वैल्यू 8। सवाल कहा कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 50 पैसे के 4 कॉइन्स, एक का वैल्यू 8, तो 4 का वैल्यू कितना? 32। ऑप्शन बी। देखिए का 1/43.21 का वैल्यू दिया है, तो 1 इसका वैल्यू देखें यार, न्यूमेरिकल सेम है। न्यूमेरिकल दोनों जगह क्या है? सेम है, बस डेसिमल का फर्क है यार। न्यूमेरिकल दोनों जगह सेम है, बस डेसिमल का फर्क है। तो जो रिजल्ट आएगा ना, वहां रिजल्ट भी सेम ही होगा, बस उसमें डेसिमल का फर्क हो जाएगा। यहाँ पे जरा गौर करिएगा। देखिए यार, यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? तो आप बोलेंगे सर जी डेसिमल के बाद टोटल 7 डिजिट है। यहाँ 2 अंकों से पहले डेसिमल है, और यहाँ जो है 7 अंक से पहले डेसिमल, 7 अंक से पहले डेसिमल है, यानी कि 5 अंक एक्स्ट्रा है। यहाँ डेसिमल जो है 5 अंक एक्स्ट्रा से पहले है, तो फाइनल रिजल्ट में जो डेसिमल होगा वो 5 डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज समझना बहुत जरूरी है यार, एक बार फिर से समझिए। अगर जो डाटा दिया इसमें अगर आप गौर से देखें तो डेसिमल 2 अंकों से पहले है, और जो सवाल पूछा इसमें डेसिमल 7 अंकों से पहले। 7 अंक से पहले कहने का मतलब है कि इससे 5 डिजिट एक्स्ट्रा है, 5 डिजिट एक्स्ट्रा से पहले डेसिमल है। तो फाइनल रिजल्ट में जो डेसिमल होगा यहाँ से 5 डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बातों को? अगर डाटा में 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, और जो सवाल पूछा इसमें 7 डिजिट से पहले डेसिमल, यानी 5 डिजिट एक्स्ट्रा है। डेसिमल है जो है 5 डिजिट एक्स्ट्रा से पहले है, तो फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल 5 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, यानी 4 के बाद डेसिमल दीजिएगा तो 2 3 1 4 के बाद 0 है यहाँ पे, तो 0 का तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, यानी कि 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर 2 3 1 4, ऑप्शन बी। क्लियर है ना बात? देखिए एक छोटा सा सवाल से और चीजों को हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/5.321, इसका वैल्यू है मान लीजिए 0.00 कुछ भी है, 4321 है। समझिएगा बात को, ऐसा नहीं है ये वैल्यू आएगा नहीं, हमने ऐसे ही समझाने के लिए अपने मन से लिया। ऐसा नहीं कि 1 में 5.321 से भाग दीजिएगा ये वैल्यू आएगा, कुछ आ रहा होगा, पर उस पे नहीं जाना, हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये मत कहिएगा कि सर जी आपने ये भागा दिया, गलत वैल्यू ले लिया, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, हमने समझाने के लिए लिया। अब 1 में इससे भागा दीजिएगा, कुछ आ रहा होगा, पता नहीं क्या आ रहा, लेकिन हमने मान लिया ये वैल्यू आ रहा होगा। आपसे सवाल बोल देगा ऐसे, इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए यार डिजिट तो सेम है, बस डेसिमल का फर्क है, तो फाइनल रिजल्ट में भी डिजिट सेम होगा, बस डेसिमल का फर्क होगा। तो आप अगर इन दोनों में कंपेयर करिएगा तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि सर 3 डिजिट से पहले डेसिमल है, और यहाँ जो है कितना 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो 3 डिजिट और 3 डिजिट, यानी 3 डिजिट एक्स्ट्रा से पहले डेसिमल है। 3 डिजिट एक्स्ट्रा से पहले डेसिमल है, तो फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल जो होगा 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ 3 डिजिट से पहले डेसिमल, यहाँ 6 डिजिट से पहले डेसिमल, यानी कि 3 डिजिट एक्स्ट्रा से पहले डेसिमल है, तो फाइनल रिजल्ट में डेसिमल 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 0.4321, तो ये फाइनल रिजल्ट इसका होगा 0.4321। समझ रहे हैं ना बात? चलिए आगे।
देखिए कहा प्राची 550 रुपए 5% के दर से साधारण वार्षिक ब्याज पे लगाती है, तो कहा 4 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि अदा करनी होगी, सॉरी लेती है यार। 550 रुपया 5% के दर से कर्ज ली है, तो कहा 4 वर्ष बाद उसे कितना पैसा चुकाना होगा, यानी अमाउंट पूछा है। तो यार सबसे पहले तो ये बताइए कि सर 550 रुपए पर 5% के दर से 4 वर्षों का ब्याज कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर जी 20%। कितना 20%? परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 55 दूना 110 रुपया, ये हो गया ब्याज। कि मेरे भाई 550 कर्ज ली है तो 5% के दर से 4 वर्ष में 110 रुपए ब्याज के देने होंगे। कहा कितना पैसा वापिस करना होगा, तो मूलधन है 550 रुपया और ब्याज लगेगा 110 रुपए, तो टोटल कितने पे करने होंगे, 660 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। ओके चल देख यार का x प्लस y बराबर 5 है, x प्लस 1/y बराबर 5 है, और यहाँ दिया 2x प्लस 3/y बराबर 13 है। तो इन दोनों कंडीशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ 1/y का कोफिशिएंट 3 है। तो यार किसी को भी सेम कर लीजिए, x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम कर लें या y का कोफिशिएंट सेम कर लें। y फ्रैक्शन में है तो y का ही कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। इस इक्वेशन में अगर 3 से गुना कर दें, इसमें अगर 3 से गुना करिएगा तो क्या बनेगा, 3x प्लस 3/y बराबर 3 पचे 15 बनेगा। और ये इक्वेशन कितना है, तो 2x प्लस 3/y बराबर 13। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर घटाइएगा, इन दोनों को घटाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 2x x, 15 में से 3 गया कितना 2, तो x का वैल्यू 2 आ गया। अब यार y का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x का वैल्यू अगर यहाँ रखिएगा तो x का वैल्यू कितना है 2, 2 उधर जाके 5 में से घट जाएगा तो 1/y बराबर 3, 1/y 3 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। बाएं साइड इनवर्स किए तो दाएं साइड भी इनवर्स, तो y का वैल्यू आ गया 1/3। आपसे बोला 2x माइनस 3y क्या होगा, तो 2 गुना x का वैल्यू 2 माइनस 3 गुना y का वैल्यू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 4 में से 1 गया कितना 3। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का प्रॉफिट हुआ। 15% प्रॉफिट हुआ यानी क्रय मूल्य होगा 100, 15% प्रॉफिट हुआ यानी सेलिंग प्राइस होगा 115। ओके, अब का यदि वह उस कैलकुलेटर को तिगुना कीमत पर बेचे, तिगुना कीमत पे, प्रेजेंट में 115 में बेच रहा था लेकिन अब का तिगुना प्राइस में बेचेगा, तिगुना कीमत में बेचेगा, तो बताइए उसका न्यू एसपी क्या हो जाएगा। तो यार 3 पचे 15, 3 1 4, 3 एकम 3, 345 रुपए। पहले 115 में बेच रहा था लेकिन अब तिगुना में बेचेगा यानी 345 में बेचेगा। कितना परसेंट का लाभ होगा, 100 में खरीदा 345 में बेचा, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 245% का। समझ गए बात। ऑप्शन नंबर डी। का कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है, 5% कटौती यानी 5% डिस्काउंट पे बेचता है, तो आराम से समझिए 5% डिस्काउंट, छूट जो होता है, डिस्काउंट जो होता है, ये हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। डिस्काउंट डिस्काउंट हमेशा एमपी पे कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट एवं लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। ये बात तो आप लोग को पता होगा। देखिए का 5% डिस्काउंट मिला है तो बताइए 5% का फ्रैक्शन कितना, 1/20 और डिस्काउंट एमपी पे मिलता है यानी कि मार्क प्राइस है 20, 1 का छूट दिया तो उसने बेचा कितना में, 19 में। क्लियर है बात यहाँ तक। अब आगे कहा यार कि अंकित कीमत
करैमुल से 12.5% अधिक है, सॉरी 12% अधिक है, 12% का फ्रैक्शन 3/25। कहा अंकित मूल करैमुल से ज्यादा है। करैमुल से कहने का मतलब हुआ करैमुल अगर 25 यूनिट है तो अंकित मूल 3 ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये रेशियो हम लोगों ने लिख लिया यार। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा। तो अंकित मूल फर्स्ट डाटा से में कितना है, फर्स्ट डाटा से मार्क प्राइस है 20 यूनिट है, सेकेंड डाटा से मार्क प्राइस आया 28। तो मार्क प्राइस इक्वल करना पड़ेगा ना यार। तो 20 और 28 को अगर इक्वल करिएगा तो 20 और 28 का एलसीएम देखेंगे तो 140 हो जाएगा। तो 20 सते तो 7 से यहाँ भी, 19 बचे तो 5 से यहाँ, तो 5 से यहाँ भी। तो 20 सते 140, 28 बचे 140। मार्क प्राइस तो इक्वल हो गया, कितना 140। एसपी 7 नमा 63, 7 6 13 और कॉस्ट प्राइस 25 बचे 125। तीनों पता कर गए, जो भी पूछेगा निकल जाएगा। सवाल का यदि उसने वस्तु को 532 में बेचा है, सेलिंग प्राइस है 133 यूनिट, 133 यूनिट का वैल्यू इसने दिया है 532 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 4 रुपया। 1 यूनिट 4 है तो सवाल का वस्तु का करैमुल कितना, करैमुल 125 यूनिट, 1 बराबर 4 तो 125 बराबर कितना 500 रुपया। ऑप्शन ए। देखिए का 3 क्लास में छात्रों का अनुपात 2 3 5 है। का 20 छात्र प्रत्येक क्लास में और आ जाए तो रेशियो 4 5 7 हो जाता है। तो यार देखिए प्रत्येक क्लास में 20 बच्चा बढ़ा, रेशियो में कितना बढ़ा, पहला में 2 था हो गया 4 तो यहाँ 2 का वृद्धि, दूसरा में 3 से 5 यहाँ भी 2 का वृद्धि, तीसरा में 5 से 7 यहाँ भी 2 का वृद्धि। यानी तीनों क्लास में रेशियो में भी सेम वृद्धि हुआ। तीनों क्लास में 2-2 यूनिट का वृद्धि हुआ, पर तीनों क्लास में एक्चुअल में कितना वृद्धि हुआ है 20 का। तो 2 यूनिट 20, 1 यूनिट बराबर कितना 10 का। शुरुआत में कितने बच्चे थे, तो शुरू में टोटल कितने बच्चे थे तीनों क्लास को मिलाकर 5 3 8 2 10 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू है 10 तो 10 का वैल्यू कितना 100। ऑप्शन सी। देखिए का 2 बोतल में क्रमशः 2:3, 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है। यार अम्ल है और ये वाटर है। पहला में अम्ल और वाटर का रेशियो है 2:3, सेकेंड में अम्ल और वाटर का रेशियो है 1:2। आगे सवाल में कहा इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया गया। 1:3, इन दोनों मिश्रणों को 1:3 के अनुपात में मिलाया गया। कहने का मतलब हुआ कि पहला मिक्सचर से 1 यूनिट लिए हैं तो दूसरा मिक्सचर से 3 यूनिट लिए हैं। दोनों मिश्रणों को 1:3 के अनुपात में मिलाया गया, यानी पहला से 1 यूनिट और दूसरा से 3 यूनिट, यानी 1:3 के रेशियो में दोनों को मिक्स किए हैं। तो देखिए यार यहाँ पहला मिक्सचर में अम्ल है 2, वाटर 3, टोटल मिक्सचर 5। दूसरा में अम्ल 1, वाटर 2, टोटल मिक्सचर 3। तो आप बताएं यार अगर इन दोनों को मिलाइएगा तो ये किस रेशियो में मिलेगा, 5:3 के रेशियो में मिलेगा। लेकिन सवाल में बोला क्या इन दोनों को 1:3 के अनुपात में मिलाना है, 1:3 के रेशियो में मिलाना है। तो हमको यहाँ भी रेशियो 1:3 करना होगा। तो मेरे भाई जो भी रेशियो बनाना है वो बन जाएगा, लेकिन पहले दोनों को इक्वल बनाइए। जैसे यार मान लीजिए 1 है 7 और 1 है 5, हम बोले इन दोनों नंबर का रेशियो जो है 4:3 करना। इन दोनों नंबर का रेशियो 4:3 करना। तो जिस रेशियो में बनाना है वो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले करिए दोनों को इक्वल। तो दोनों को इक्वल कर लीजिए तो 5 से यहाँ 7 से यहाँ 35 इक्वल हो गया, यानी 1:1 का रेशियो हो गया। अब यहाँ से 4 यूनिट लेना है तो यहाँ 4 से गुना, यहाँ से 3 यूनिट तो 3 से गुना। अब रेशियो क्या हो गया 4:3 हो गया ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जो रेशियो बनाना है वो बन जाएगा, पहले आप इक्वल बना लीजिए। तो अगर इक्वल बनाइएगा तो 3 से ऊपर 5 से नीचे 15 1:1 हो गया। अब यहाँ से 1 लेना है तो 1, यहाँ से 3 यूनिट लेना है तो 3 से गुना। अब आप जरा गौर से देखिए, पहला में 3 एकम 3 से एक्स्ट्रा गुना किए तो 3 से दोनों जगह, तो 3 दूना 6, 3 से यहाँ तो 3 तिया 9।
दूसरा में कितना से गुना किए 15 से, 15 से यहाँ गुना करिएगा तो 15 एकम 15, 15 से यहाँ गुना करिएगा तो 15 दूना 30। अब कहा दोनों मिश्रणों को मिलाए, तो यार दोनों को मिलाए तो पहला में अम्ल है 6, दूसरा में अम्ल है 15, दोनों को मिला दिए तो टोटल अम्ल हो गया कितना 21 या 23 हो जाएगा, 15 6 21। कहा दूसरा में अम्ल है कितना 9, दूसरा में अम्ल है 9, दूसरा में वाटर है, पहला में वाटर है 9, दूसरा में वाटर है 30, दोनों को मिलाइएगा टोटल वाटर हो जाएगा कितना 39, यानी रेशियो हो गया 21:39। तो ऑप्शन है नहीं, सुधार लीजिएगा 21:39। चलिए यार आगे आप चाहें तो रेशियो को छोटा भी कर सकते हैं, 3 सते 21, 3 से 13 तिया 39, 7:13, ऑप्शन ए। देखिए का ए बी तथा सी किसी काम को एक साथ मिलकर 7.5 दिन में कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर काम को 7.5 दिन, 7.5 यानी कि 75/10, तो 5 से काटिएगा 15 पचे 75, 5 दूना 10, 15/2 दिन। आगे का सी की क्षमता ए की तिगुनी है, सी का जो एफिशिएंसी है ना यार वो ए से तिगुना है। आगे बोला बी अकेले इस काम को 15 दिन में करेगा, बी अकेले जो है काम को 15 दिन में करेगा। कहा सवाल बी छुट्टी पे चला जाता है तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो देखिए यार ए और सी का एफिशिएंसी जानना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिए पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 15 और 15 का टोटल वर्क एलसीएम कितना 15, तो टोटल वर्क हो गया 15 यूनिट। अब ए प्लस बी प्लस सी 15/2 दिन में 15 काम, एक दिन में क्या काम 15/2 से डिवाइड करिएगा, 15 से 15 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा तो एफिशिएंसी 2, 15 एकम 15 एफिशिएंसी है। अब यार बी का एफिशिएंसी 1 है, सी का एफिशिएंसी दिया है 3 और ए का एफिशिएंसी है कितना 1। तो आप जरा एक चीज यहाँ पे देखें यार, ये तीनों को मिलाकर टोटल एफिशिएंसी कितना है 5, लेकिन एक्चुअल में दिया है कितना 2। तो ये तो देखिए यार यहाँ पे डाटा जो है, एक आदमी आ गए थे यार, सॉरी माफी चाहते हैं डिस्टर्ब कर दिए। देखिए यार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ए का एफिशिएंसी है 1 यूनिट, बी का 1, सी का 3, तीनों को मिलाकर टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 5, पर यहाँ पे है कितना 2। इसका मतलब ये डाटा गलत है, डाटा जो है एफिशिएंसी के कंपैरिजन में ब्रेक हो गया। तो आप ऐसा करें कि टोटल वर्क यहाँ पे बढ़ा लें, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज मान लीजिए टोटल वर्क ले लेते हैं 60, टोटल वर्क लेते हैं 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 चौक 4 दूना 8, और ये बी का एफिशिएंसी 15 चौक 60, 4 हो जाएगा। ओके ना। अब जरा चेक करिए यार, बी का एफिशिएंसी है 4, ए का एफिशिएंसी है 1 और सी का एफिशिएंसी है कितना 3। तो जरा देखिए 4 3 7 1 कितना हो गया 8, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो यार ऐसे सवालों में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वक्त लग जाएगा, क्योंकि एक बार हमने 15 लिया, 15 लिए तो यहाँ पे देखे एफिशिएंसी से ये डाटा ब्रेक हो जा रहा है, तो हमने इसको बढ़ाया, 30 लीजिएगा तो भी छोटा ही वैल्यू आ रहा होगा, नहीं हो पाएगा, 45 पे भी छोटा वैल्यू आ रहा होगा, तो 60 लिए। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम लगेगा, 1-2 बार इसको थोड़ा सा टोटल वर्क को बढ़ाना पड़ेगा। अब सवाल का ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में, तो ए 1 दिन में 1 काम, सी 1 दिन में 3 काम, तो कहा दोनों मिलकर पूरा काम कै दिन में, यानी दोनों मिलकर 60 काम कै दिन में, तो दोनों मिलकर 1 दिन में 4 काम, तो 60 काम कै दिन में 15 दिन में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा 2 स्थान ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये 999 किलोमीटर है। का एक्सप्रेस रेलगाड़ी ए से प्रातः 6 बजे चली और 55.5 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलना प्रारंभ करती है। का यह रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, तो बताएं स्थान बी तक किस समय पहुंच जाएगी। तो यार 1 घंटा 20 मिनट रुक गई, तो कहा उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 1 घंटा 20 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप रास्ते में जितना देर रुकिएगा अपने घर उतना लेट पहुंचिएगा। तो का 1 घंटा 20 मिनट रुक गई तो 1 घंटा 20 मिनट लेट होगी, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, ऐसे हम समझा देते हैं बेसिक। लेकिन आप देखें यार यहाँ पे जो भी टाइम होगा वो
वो फ्रैक्शन इंटीजर के फॉर्म में, सॉरी डेसिमल के फॉर्म में होगा 1 घंटा 20 मिनट, तो ऑप्शन में जो डेसिमल है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। समझ गए बा? लेकिन अगर बनाएंगे तो भी ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना है आपको। का 999 किलोमीटर दूरी तय करना है, 55.5 के चाल से ट्रेवल कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर 1 जीरो चला जाएगा। अब यार देखिए 5 से काटिएगा 111, 5 से काटिएगा 2, 111 से काटिएगा 9, 9 दूना 18 घंटा में। इसका मतलब ये हुआ कि बिना रुके अगर वह कंटिन्यू चलता ना, अगर कंटिन्यू चलता तो ये 999 किलोमीटर दूरी को 18 घंटा में कवर कर लेता। बिना रुके अगर चलता तो 999 किलोमीटर दूरी 18 घंटा में कवर कर लेता। लेकिन कहा रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुक गया, 1 घंटा 20 मिनट रुक गया, मतलब 1 घंटा 20 मिनट उसको ज्यादा टाइम लगेगा। 1 घंटा 20 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा, यानी घर पहुंचने में 19 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। तो कहा 6 बजे चलना प्रारंभ किया, 6 बजे चलना शुरू किया, पहुंचने में 19 घंटा 20 मिनट लगा, यानी कितना बजे पहुंचेगा? 1:21 पर पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर ए। देखें का 100 देखने के लिए का पहले दिन का शुल्क 15 रुपए प्रति दर्शक है, यानी पहले दिन जो टिकट का कीमत है वो 15 रुपया है। का दूसरे दिन 7.5 रुपया, तीसरे दिन 2.5 रुपया हो गया। तो का 3 दिनों में उपस्थित दर्शकों की संख्या का अनुपात अगर इतना इतना है तो 3 दिन के अंदर प्रति व्यक्ति औसत शुल्क क्या होगा? एवरेज बोला तो आपको पता एवरेज होता है योग बट्टा संख्या, योग बट्टा संख्या। तो यार पहला दिन एक टिकट का कीमत 15 रुपया था और दर्शक आया कितना? 2 ठो, तो 15 दूना कलेक्शन होगा कितना? टोटल 30 रुपया। दूसरे दिन एक टिकट का कीमत है 7.5 रुपया और दर्शक आया है 5 गो, तो कलेक्शन कितना? 7.5 गुना 5 करिएगा तो मेरे भाई 55 25, ओके ना, 55 25, 5 7 35 2 37, 37.5 रुपया। का तीसरे दिन एक टिकट का कीमत है 2.5 रुपया, दर्शक आया 13 ठो, तो तीसरे दिन टोटल कितना का कलेक्शन हुआ? तो यार 0 13 25 65, हाथ में रहा 6, 13 दूना 26 6 32। टोटल 3 दिन में कलेक्शन हुआ है इतना। का औसत कलेक्शन कितना? तो टोटल कलेक्शन में नंबर ऑफ कैंडिडेट से भाग दीजिए, 13 5 18 2 20। सॉल्व कर लेंगे आप लोग आगे यार। चलिए देखिए का एक नाव किसी प्रेक्षण टावर से दूर जा रहा है, जैसे ये टावर है का यहाँ से एक नाव जो है ये दूर जा रहा है, टावर से दूर जा रहा है। कहा कि वह प्रेक्षण के दृष्टि में 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। ये जो है यहाँ पे कोई नाव है, यहाँ पे जो नाव है का टावर के शीर्ष पर कोई आदमी है जो इस नाव को देखा, तो जो अवनमन कोण है ना यार, ये अवनमन कोण बना है 60 डिग्री। यहाँ से देखे तो ये वाला 60 है, तो ये वाला कोण भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। अब सवाल कहा यदि 8 सेकंड के बाद अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यहां से जा रहा है इस तरफ, टावर से दूर जा रहा है, तो कहा 8 सेकंड के बाद सपोज 9 यहां आ गया, तो कहा अब जो अवनमन कोण बना ये बना है 30 डिग्री का। ये अवनमन कोण है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो अब सवाल में कहा कि बताइए यह मानते हुए कि नाव ठहरे हुए पानी में चल रही है तो नाव की लगभग स्पीड क्या होगी? देखिए यार स्पीड निकालना है तो पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यार यहाँ से यहाँ तक जो आने में टाइम लगा ये समय पता है हमको 8 सेकेंड। अगर डिस्टेंस पता कर गए तो क्या स्पीड निकल जाएगा? टाइम तो पता ही है कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक 8 सेकेंड में ट्रेवल किए हैं, तो टाइम पता है। अगर ये डिस्टेंस पता कर गए तो स्पीड पता हो जाएगा। तो आ जाए देखें 60 डिग्री के सामने ये वाला कितना हो जाएगा? √3 और ये बेस कितना 1। 30 डिग्री में बड़ा वाला ट्रायंगल में 30 के सामने ये 1 और ये नीचे पूरा कितना होगा? √3, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, तो ये पूरा √3 है। अब बताएं यार हाइट तो दोनों ट्रायंगल में
कॉमन है, इक्वल है, तो इसका लेंथ भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ √3 है तो यहाँ √3 बनाने के लिए यहाँ √3 से गुना, तो यहाँ भी √3 से गुना, तो √3 गुना √3 कितना हो गया 3। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस इतना कितना होगा, 2 यूनिट होगा। मानते हैं बात को। सवाल में कहा कि टावर से जब 50 मीटर दूर चला तो 60 डिग्री का अपना बने, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 50 मीटर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 50 मीटर है। तो आप बताएं इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 50 दूना 100 मीटर। डिस्टेंस पता कर गए, टाइम पता है, स्पीड क्या होगा, तो स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीटर पर सेकंड में ये स्पीड है, पर रिजल्ट किलोमीटर पर आवर में मांगा है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाइएगा 18/5 से गुना। तो काट दीजिए यार, 5 से 20 पचे 100, 4 पचे 20, 4 दूना 8, 2 नामा 18, 9 पचे 45, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आखिरी सवाल है, कायार की 1 टन की माध्यिका ज्ञात करें। देखें यार, ये नंबर दिया है डिफरेंट टाइप का इन सबों का माध्यिका ज्ञात करें। मोड, मीडियन जो है ये सब आप लोगों को पता होगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब पता है, नहीं है तो इस पे एक वीडियो हम बना देंगे एग्जाम से पहले। अभी कोई जरूरत नहीं है बनाने का, पर हम बना देंगे पेपर से पहले, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे यार देखें, माध्यिका कहने का मतलब होता है बीच वाला नंबर। माध्यिका यानी जस्ट लाइक एवरेज, माध्यिका जो है ये क्या होगा, जस्ट लाइक एवरेज है। तो कहा सबसे पहले करना क्या है, जब भी माध्यिका बोला है तो इसको पहले जो है बढ़ते क्रम में अरेंज कर लीजिए, इस सीरीज को बढ़ते क्रम में अरेंज करिए। तो बढ़ते क्रम में अरेंज करिएगा तो यहाँ देखें ये है 12, 12, 12 के बाद कितना 13, ओके ना, 13, 13 के बाद क्या है यार, 13 के बाद है 22, 22 से बड़ा नंबर कितना, 22 से बड़ा 31, 31 से बड़ा 36, टाइम थोड़ा सा इसमें लग जाएगा आपका। 36 से बड़ा नंबर कितना है, 43, 43, 43, 43, 43 से बड़ा कितना है 53, 2 बार है 53, देखिए यहाँ 53, 53 से बड़ा 54, एक ही ठो है। 54 से बड़ा कितना 66, यहाँ है 67, तो 66 और 67, 66, 67 से बड़ा 77, 97, 98, 77 हो गया। 77 के बाद है मेरे भाई 90, 90 के बाद 97, 98, 90, 97, 98, इस तरह से अरेंज कर लीजिए। देख लें कि क्या नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ क्या नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नंबर है, या एक कहीं लोचा हो गया। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा अरेंज, ओके ना। अरेंज करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बीच वाला नंबर जो होगा वो माध्यिका होगा, बीच वाला नंबर माध्यिका होगा, ओके ना। एक बार हम अरेंज कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ यार 43 जो है ना, ये मेरे भाई ये 43 2 ठो है, एक यहाँ एक यहाँ, 43 यहाँ पे 2 ठो आएगा। क्लियर है बात, अब हो गया। अरेंज कर लेते हैं, जैसे ये 12, 13, 22, 31, 36, 43, 2 बार है, 53, 53, 54, 66, 67, 77, 90, 97 और 98, ओके ना। अब माध्यिका बोला तो जस्ट लाइक एवरेज यानी कि बीच वाला नंबर, तो टोटल 16 नंबर है, तो 16 नंबर बीच वाला निकालना है, तो 7, 7, 14 नंबर कट जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर से 7 हटा दिए,
1 2 3 4 5 6 7 इधर से हटा दिए तो बीच में क्या नंबर बच गया? 2 नंबर। इनका एवरेज क्या होगा? तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए तो 6 106/2 53। ऑप्शन नंबर बी। तो इस पे क्लास हम लोग कर लेंगे, परेशान होने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम जरूर इसमें लगता है क्योंकि वैल्यू भी बड़ा बड़ा था, थोड़ा अरेंज करने में टाइम लग जाता है, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से इसको अरेंज करिएगा। आज के लिए यहीं तक यार। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।